नमस्कार, मैं हूँ आमियार सांडिल्य और आप सबका स्वागत है लेवल अप बीपीएससी के यूट्यूब चैनल में। जैसे कि हम लोग 69वीं बीपीएससी की लेक्चर सीरीज में है, जो एमसीक्यूज के माध्यम से हम सॉल्व कर रहे हैं। ये एक तरह का रिवीजन क्लासेस है जिनकी तैयारी हो रही है और या हो रखी है या उन्होंने पहले भी एग्जाम्स दिए हुए हैं, उनके लिए भी ये वीडियोस बहुत कारगर है। एक तरह से रिवीजन हो रहा है उनका, और दूसरा वो जिन्होंने अभी प्रिपरेशन करना शुरू किया है उनके लिए भी ये एमसीक्यूज का माध्यम उनको एक तरीका बताता है कि क्वेश्चन पे अप्रोच कैसे करते हैं। तो हम लोगों ने इसके पहले दो चैप्टर देख रखे हैं। पहला चैप्टर हमने देखा था एडवेंट ऑफ यूरोपियन, जिसमें हमने देखा था कि यूरोपियंस का भारत में आगमन कैसे होता है, कैसे एक एक करके वो भारत में आते हैं और भारत में उनका क्या लक्ष्य था, व्यापार करना। और इसके अलावा और भी कई सारे छुपे हुए लक्ष्य थे जिनकी पूर्ति के लिए वो इंडिया आते हैं, या और दक्षिण पूर्वी एशिया में भी उन्होंने व्यापार करना शुरू किया। तो हमने वो चैप्टर के 65 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, बहुत डिटेल में, बहुत कॉन्सेप्ट के साथ। फिर हमने सीखा था कि कैसे जो है स्टेटमेंट से क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हमने इनकरेक्ट और इनकरेक्ट आंसर खोजना है, उनमें कैसे हम अप्रोच करेंगे क्वेश्चन के ऊपर। क्योंकि ये बीपीएससी के बच्चों के लिए एक नया ट्रेंड है। यूपीएससी के बच्चे तो इसके आदी हैं, इनकी आदत लग लग जाती है उनको टेस्ट लगाते लगाते, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इसी ढर्रे पे होता है कि स्टेटमेंट वाइज होते हैं कि 4 स्टेटमेंट दे दिया और पूछता है कि अब बताइए कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है या इनकरेक्ट है, या मैच दी फॉलोइंग दे देता है और मैच दी फॉलोइंग में फिर पूछता है कि बताइए कौन सा मैच सही है या कौन सा मैच गलत है। तो ये बीपीएससी वाले बच्चों के लिए एक नया ट्रेंड है। तो अभी तो आउट ऑफ 150 क्वेश्चन देखा जाए तो अप्रॉक्स 40 to 50 क्वेश्चन सब इसी पैटर्न पे आना शुरू हो चुका है। और 6वीं में इसका सबसे साक्षात उदाहरण देखने को हमें मिला था। तो फर्स्ट चैप्टर हमने देखा हिस्ट्री का और हमने मॉडर्न हिस्ट्री शुरुआत करी है। सेकेंड चैप्टर हमने क्या देखना है, देखा हमने कि कैसे अंग्रेजों का बंगाल में विस्तार होता है। अंग्रेजों का बंगाल में विस्तार हमने देखा, कैसे उनकी एंट्री होती है 1651 में शाह सूजा के समय में, और उसके बाद कैसे उन्होंने अपने आप को एक तरह से वहां पे कंसोलिडेट किया, कैसे वहां पे उन्होंने अपने आप को मजबूत करने का काम किया, और समय के साथ जो है वहीं के शासक को अपने हाथों की कठपुतली बनाते हैं, और फिर आगे चल करके बक्सर की युद्ध के पश्चात एक तरह से पूरे बंगाल का नियंत्रण अपने हाथों में ले लेते हैं। और एक बहुत लंबा प्रोसेस चला, हम बहुत डिटेल में तो नहीं देख पाए क्योंकि इसको डिटेल में देखने का समय नहीं है, हमारे पास बहुत कम दिन है एग्जामिनेशन के। तो हम सिर्फ क्वेश्चन के अप्रोच को देखना चाहते हैं ताकि आपको आदत लग जाए वैसे क्वेश्चन की। अब बारी है कि भाई अंग्रेजों का बंगाल में शासन स्थापित हो जाने के बाद, अपने आप उनके कंसोलिडेशन के बाद, कैसे उन्होंने एक्सपैंड किया बाकी इंडिया में, कैसे एक्सपैंड किया उन्होंने साउथ इंडिया में, कैसे एक्सपैंड किया उन्होंने दक्कन के क्षेत्रों में कैसे अपने आप को बढ़ाया। तो देखेंगे दक्कन के क्षेत्रों में जहां उन्हें मराठाओं के साथ लड़ना पड़ेगा, एक लंबा संघर्ष चलेगा मराठा के साथ। मराठा का पूरा इतिहास हमने देखना है, लेकिन हमें यहाँ पे मराठा का इतिहास हम देखेंगे मध्यकालीन भारत में, जिस समय शिवाजी और शिवाजी के पहले उनके फादर, और फादर के बाद शिवाजी ने कोशिश करी एक अपने स्वराज्य की स्थापना की। तो वो हम औरंगजेब के शासनकाल में ये शुरू होता है, इसलिए इसको हम कहाँ देखेंगे, मध्यकाल में। लेकिन मराठाओं का वो हिस्सा जहाँ पे उनका संघर्ष होता है अंग्रेजों के साथ, वो इतिहास हम मॉडर्न हिस्ट्री में ही देखेंगे। तो मराठाओं के साथ जो संघर्ष होगा, और उस संघर्ष में एक लंबे संघर्ष के बाद सबसे लंबा संघर्ष उनके साथ चलता है, और एक तरह से जो है अंत में जाकर के अंग्रेजों को विजय प्राप्त होती है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बाद। अंग्रेजों को जाके जीत मिलती है, और जीत मिलने के पश्चात दक्कन के क्षेत्रों में वो अपने आप को स्थापित कर लेते हैं। ठीक वैसे ही जब आप दक्षिण भारत में आते हैं तो मैसूर और कर्नाटक के क्षेत्र, हैदराबाद के क्षेत्रों में कैसे उन्होंने अपने आप को स्थापित किया, इन सबको हम इस थर्ड चैप्टर में देखेंगे। एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, एक्सपेंशन अंग्रेजों का विस्तार भारत में। बंगाल का हमने देख लिया, बंगाल के अलावे हम अन्य क्वेश्चन के ऊपर हम अप्रोच करने जा रहे हैं क्वेश्चंस को, और देखेंगे कि कैसे जो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, कैसे कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे और फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो इस वीडियोस को देखने के पहले मैं आप लोगों से दरखास्त करना चाहूंगा कि इस वीडियोस को जोरदार तरीके से शेयर करिए, लाइक करिए, और यदि कोई स्टूडेंट नया आया है तो वो जरूर सब्सक्राइब कर ले इस चैनल को, क्योंकि इस
चैनल पे हम प्रतिबद्ध हैं आपके लिए क्वालिटी कंटेंट देने के लिए। बीपीएससी के लिए जितनी भी कंटेंट, बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट चाहिए होगा वो हम इस चैनल पे के माध्यम से लेकर के आएंगे। साथ ही साथ जो हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं उसका पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल लेवल ऑफ बीपीएससी की टेलीग्राम चैनल जो है वहां से मिल जाएंगी आपको। आपके लिंक में लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, वहां से आप जरूर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे ताकि वहां पर आपको सारी कंटेंट मिल जाए। तो इसी के साथ मैं शुरू करता हूं आज की क्लास। और आज का पहला क्वेश्चन कुछ यूं है। आज का पहला क्वेश्चन क्या है जरा सा देखें हम। आज का पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित है। चार ऑप्शन, इनफैक्ट 5 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे और चेक करना है कि कौन सा सही हमारा मैच है ना। तो पहला मैच हमें देखना है फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें हैदर अली की हार हुई। हैदर अली, दरअसल हैदर अली जो है वो 1761 में मैसूर का एक स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित हो चुका है। मैसूर में जो वाडियार राजवंश है, वाडियार राजवंश को के शासक को अपने हाथों की कठपुतली बना के खुद को 1761 में मैसूर का स्वतंत्र शासक बन जाता है। 1761 में मैसूर का स्वतंत्र शासक कौन बन जाता है? हैदर अली बन जाता है। एक बहुत साधारण से परिवार से निकल के आया, उसके फादर खुद एक मात्र सैनिक थे और 1700 हैदर अली का जन्म जो है, हैदर अली का जन्म जो है वो 1721 में हुआ है। 1721 में हुआ है, लेकिन जब मात्र वो 7 साल का था तो 1728 में उसके पिता फतेह मोहम्मद की मृत्यु हो जाती है एक युद्ध में। खैर, उसकी माँ जो है उसका लालन पालन करती हैं। बड़े होने पर वह जो है वाडियार राजवंश के सेनापति नंजराज की सेना में भर्ती हो जाता है। मैसूर का जो वजीर है, मैसूर का प्रशासक जो है, एक तरह से ये यहाँ के शासक, जो मैसूर के शासक है वो यहाँ के मंत्री और सेनापति के हाथों के कठपुतली हैं। तो मैसूर का जो प्रशासक है नंजराज के सेना में यह सैनिक के रूप में भर्ती होता है। नंजराज की सेना में क्या होगा? सैनिक बनेगा हैदर अली। और अपनी काबिलियत, बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, निरक्षर व्यक्ति है, इसको पढ़ने लिखने नहीं आता है, इसका अफसोस ये जाहिर करेगा। और यही कारण है कि जब वो 1755 में डिंडीगुल का प्रशासक नियुक्त होगा, डिंडीगुल का जो है मुखिया नियुक्त होगा, तो सबसे पहले अपनी निरक्षरता की कमी के एहसास को देखते हुए वह एक ब्राह्मण और पढ़े लिखे व्यक्ति को अपना मंत्री नियुक्त करेगा, अपना सलाहकार नियुक्त करेगा। तो एक सैनिक के तौर पे यह नंजराज की सेना में शुरुआत करता है और नंजराज की सेना में शुरुआत करने के पश्चात अपनी काबिलियत दिखाते हुए मराठों के साथ एक युद्ध होती है मैसूर की, और इस युद्ध में अपनी बहादुरी का प्रदर्शन करता है, जिससे नंजराज वाकई बड़ी प्रसन्न होता है और प्रसन्न होकर के उसे 1755 में डिंडीगुल का है ना प्रशासक नियुक्त कर देता है। डिंडीगुल का प्रशासक इसे नियुक्त करेगा। अब डिंडीगुल में इन्होंने क्या किया? जब ये प्रशासक नियुक्त हो गया तो इसने क्या किया? इन्होंने सबसे पहले एक सलाहकार की नियुक्ति की। पहला है तो इन्होंने कि सलाहकार, एक ब्राह्मण सलाहकार, नाम था इसका खांडे राव। ब्राह्मण सलाहकार का क्या नाम था? खांडे राव। खांडे राव को सलाहकार के तौर पे नियुक्त करता है और ये एक ब्राह्मण है। दूसरा इन्होंने क्या किया? दूसरा किया इन्होंने कि 1755 में ही फ्रांसीसियों की सहायता से डिंडीगुल में क्या स्थापित किया इन्होंने? एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना इन्होंने की है। आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना इन्होंने की है। चलिए, तो ये 2 पॉइंट आपको जानकारी होनी चाहिए थी कि इन्होंने जब डिंडीगुल में 1755 में ये प्रशासक नियुक्त होते हैं तो इन्होंने क्या किया? सबसे पहले तो इन्होंने एक ब्राह्मण खांडे राव, जो बहुत ही कूटनीति जानता था, बहुत ही कुटिल व्यक्ति था और एक मंत्री होने के सारे गुण थे उसमें, तो इसने खांडे राव को अपना सलाहकार नियुक्त किया। और दूसरा 1755 में ही इसने क्या किया? इसने डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार, एक आर्मरी की एस्टैब्लिशमेंट की इसने, जो एक फ्रांसीसियों की सहायता से इसने एस्टैब्लिश करी।
ठीक है, तो ये दो फैक्ट। उसके बाद 1759 में ये अपने मंत्री के सहायता से, अपने सलाहकार की सहायता से राजमाता, जो वाडियार राजवंश की राजमाता है, राजा की जो माँ है, उनको अपने पक्ष में करके नंजराज को रास्ते से हटाने का क्या करता है, षड्यंत्र रचता है, और वो सक्सेसफुल भी हो जाता है। तो 1760 में नंजराज जो है रास्ते से हटा दिया जाता है। 1760 में नंजराज को इसने रास्ते से हटा दिया, और नंजराज को रास्ते से हटाकर, इनफैक्ट होगा यूं कि 1759 में एक बात ये होगी कि 1759 में मराठा फिर से आक्रमण करेंगे मैसूर पर, और उसमें ये अपनी बहादुरी दिखाएगा फिर से। तो नंजराज इससे बहुत प्रभावित होगा। पहली बार जब प्रभावित हुआ था तो उसे डिंडीगुल का प्रशासक नियुक्त किया। तो 1759 में मराठा जब वापस से आक्रमण करेंगे इनके ऊपर, तो इनसे फिर से प्रभावित करेगा इन नंजराज को, और नंजराज उसको मैसूर का सेनापति बना देंगे। 1759 में सेनापति बना देंगे किसको, हैदर अली को सेनापति बना देंगे। और सेनापति बनाने के पश्चात वहीं से अपनी चाल चलना शुरू करेगा, क्योंकि इसकी पहुंच अब महल तक हो गई है, राजमाता तक इसकी हो गई है। तो अपने सलाहकार खांडे राव की मदद से इसने राजमाता को अपने पक्ष में कर लिया और नंजराज को रास्ते से हटा दिया, और 1761 में खुद को मैसूर का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। इस प्रकार से यहाँ से एक साधारण परिवार में जन्मा व्यक्ति, एक साधारण परिवार का से निकला व्यक्ति मैसूर के प्रशासक के तौर पर स्थापित हो जाता है। और एक कई लोगों के लिए ईर्ष्या का विषय है, यहाँ तक कि मराठा और हैदराबाद के निजाम, जो उनके पड़ोसी राज्य है, वो भी इनसे अब ईर्ष्या कर रहे हैं इनकी बढ़ती हुई शक्ति को देख करके। क्योंकि शासक बनने के बाद हैदर अली ने अपने आसपास के प्रदेशों को जीतना शुरू कर दिया और अपने सीमा का विस्तार करना शुरू कर दिया, जो मराठा और निजाम, हैदराबाद के निजाम, दोनों को ही गंवारा नहीं था कहीं से भी। तो इन्होंने अब इनके खिलाफ अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र करना शुरू कर दिया हैदर अली के खिलाफ। खैर, उस पर हम आते हैं। तो अब यहाँ पे हम देखें कि भाई प्रथम एंग्लो मैसूर वॉर, प्रथम एंग्लो मैसूर वार कब से कब तक हुआ? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब हुआ? एक इनफैक्ट हम चारों युद्ध को एक बार देख लें कि चारों युद्ध, चार मैसूर युद्ध होंगे, सॉरी 4 मैसूर युद्ध होंगे। देखते जरा सा हम लोग, 4 मैसूर युद्ध होंगे, 4 आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर, आंग्ल मैसूर युद्ध, है ना। 4 एंग्लो मैसूर, 4 एंग्लो मैसूर वॉर कौन कौन सा देखे और कब कब हुआ है और कैसे खत्म हुआ? फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर कब से कब तक हुआ है ना। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध ये हुआ है 1767 से 69, ये हुआ है 1767 से 69। और ये युद्ध, इस युद्ध में हैदर अली की जीत होती है, हैदर अली की जीत होती है, अंग्रेजों की हार होती है, अंग्रेजों की, ठीक है। और इस युद्ध में जीतने के बाद जो संधि होती है, वो संधि कहलाती है मद्रास की संधि, मद्रास की संधि, जो 1759 में होगी, ठीक है। मद्रास की संधि कब होगी? 1759 में होगी। इसमें हैदर अली ने अपनी सारी शर्तें थोप दी अंग्रेजों के ऊपर, क्योंकि अंग्रेज हारे हुए पक्ष हैं। तो हमेशा से याद रखिएगा कि जब युद्ध के बाद जीता हुआ पक्ष हारे हुए पक्ष के ऊपर अपनी शर्तें थोपता है। तो इसमें हुआ यूं कि ये दोनों पक्षों ने अपने अपने जीते हुए प्रदेशों को लौटा दिया, और अंग्रेजों को युद्ध के हार जाने के रूप में काफी धन देना पड़ा हैदर अली को, बहुत सारे क्षेत्र देने पड़े। इसके अलावे अंग्रेजों को इस बात का वायदा करना पड़ा कि जब
हैदर अली को आवश्यकता होगी तो सैन्य जो है बल से सहायता करेगा अंग्रेजों को। बाद में वैसे तो अंग्रेज अपनी संधि को तोड़ने में माहिर है, बाद में संधि टूटेगा भी और यही कारण भी बनेगा बाद में चल के द्वितीय कर्नाटक युद्ध का, क्योंकि ये खफा रहेगा। इससे हैदर अली खफा हो जाएगा अंग्रेजों से, गुस्से में है, क्योंकि जब पेशवा माधवराव ने 1772 के 71 के करीब में जब हमला किया मैसूर के ऊपर, तो इन्होंने मदद नहीं करी, अंग्रेजों ने मदद नहीं करी हैदर अली को। तो यहाँ पर हैदर अली नाराज हो जाएगा अंग्रेजों से कि इन्होंने समय पर मदद नहीं किया और वो बदला लेने की ताक में रहेगा। तो सेकेंड एंग्लो मैसूर वार को हम देखें, सेकेंड एंग्लो मैसूर वार क्या कहता है। सेकेंड एंग्लो मैसूर वार कहता है, सेकेंड एंग्लो, तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार हो गया, ओके, फर्स्ट एंग्लो तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, द्वितीय कर्नाटक, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ये युद्ध लड़ी जाएगी 1780 से 84, और इसी युद्ध के क्रम में 1782 में एक युद्ध होगा पोर्टो नोवा का। पोर्टो नोवा का युद्ध, और ये पोर्टो नोवा का युद्ध जो है वो युद्ध होगा, एक तरफ सर आयरकूट है, इनका नाम आप शायद याद रखे होंगे। सर आयरकूट साहब की नाम क्यों याद रखनी पड़ती है, क्योंकि ये फेमस है वांडीवास के युद्ध के लिए। अब यहाँ पर भी ये इनका नाम याद रखिए, सर आयरकूट ने इन्होंने नेतृत्व किया था इस युद्ध में, पोर्टो नोवा के युद्ध में, जो पार्ट था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का। और दूसरी तरफ हैदर अली है, इस युद्ध में हैदर अली हार करके घायल हो जाएगा, और 1782 में ही ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन युद्ध रुकेगी नहीं, यहां से शासन का बागडोर संभालेगा उसका पुत्र टीपू सुल्तान। यहीं से टीपू सुल्तान का प्रादुर्भाव होता है और यहां से उसने युद्ध जारी रखी। अंत में यह युद्ध अनिर्णायक साबित हुई। क्या साबित हुई? अनिर्णायक साबित हुई। और संधि कौन सी हुई? संधि हुई मंगलोर की संधि। मंगलोर की संधि कब? 1784। तो युद्ध तो दोनों ही पक्षों ने ही नहीं जीता, परंतु तो अंग्रेजों का ही पलड़ा भारी था, लेकिन हैदर अली ने एक सम्मानजनक संधि करने में सफलता प्राप्त की। यह जो संधि हुई वो जॉर्ज मैकार्टनी ने किया था टीपू सुल्तान के साथ, और जॉर्ज मैकार्टनी के इस संधि से बहुत नाराज हुआ था उस समय बंगाल का जो हमारे गवर्नर जनरल थे, जो फर्स्ट गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स इस संधि से बहुत नाराज हुए थे, उन्होंने इसको नहीं माना था। ठीक है, तो मंगलोर की संधि हुई 1784 में। ठीक है, आगे बढ़े। थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ये कब से कब तक लड़ी गई? 1790 से 92। इस समय शासक कौन था? टीपू सुल्तान, क्योंकि 1782 में ही हैदर अली की मृत्यु हो चुकी थी। तो अब शासन का बागडोर किसके हाथों में है? टीपू सुल्तान के हाथों में है। इस युद्ध में बंगाल के तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने नेतृत्व किया था। तो ये युद्ध हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस
एवं टीपू सुल्तान के मध्य। और इस युद्ध में टीपू सुल्तान की हार हुई और अंग्रेजों की जीत हुई। और यहीं से अंग्रेजों का पलड़ा भारी होता चला गया। तो यहाँ पे जो संधि होगी, ये जो संधि होगी ये कहलाती है श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम क्या है? श्रीरंगपट्टनम उस समय मैसूर की राजधानी थी। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम क्या थी उस समय? मैसूर की राजधानी थी। तो श्रीरंगपट्टनम जो है, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई और इस संधि के तहत टीपू सुल्तान को भारी हर्जाना देना पड़ा। टीपू सुल्तान को भारी हर्जाना भरना पड़ा। और भरना इसके जब तक इसने हर्जाना नहीं भरा तब तक कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान के 2 बेटे को बंदी बना के रखा था। जब ये हर्जाना भर देंगे तब हम इनके बेटे को रिहा करेंगे। इसके अलावे आधे राज्य से हाथ धोना पड़ा। आधे राज्य से हाथ धोना, ये दोनों ही युद्ध में धोना। देखेंगे द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध, दोनों ही युद्ध के हार के पीछे कोई अंग्रेजों की वीरता या कोई बहुत बड़ी उनकी सैन्य सफलता नहीं दिखती है। इसमें सबसे बड़ा कारण है जो स्थानीय शासक हैं हैदराबाद के निजाम और जो मराठा हैं, उन्होंने इस युद्ध में साथ दिया। यहाँ किसका? अंग्रेजों का। यदि ये आपसी झगड़े न हुए होते, ये भारतीय शासक एक तरफा अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे होते, तो आज हमारी आधुनिक इतिहास कुछ और कहलाती। लेकिन हमारे अपने ही झगड़ों ने अंग्रेजों को वो बेनिफिट दे दिया जिसकी ताक में वो थे। उन्होंने द्वितीय कर्नाटक युद्ध में भी ऐन वक्त पे निजाम को और मराठाओं को तोड़ दिया। और तृतीय कर्नाटक युद्ध में तो हमेशा से निजाम और मराठा साथ थे अंग्रेजों के। और यही कारण है कि जब वो आधे राज्य से हाथ धोया टीपू सुल्तान, तो आधे राज्य का बंटवारा इन तीनों में हुआ। मराठाओं को भी कुछ हिस्सा मिला, निजाम को भी मिला और अंग्रेजों को भी बहुत बड़ा हिस्सा मिला। तो यहाँ से टोटली टीपू सुल्तान पूरी तरह पराजित हुए और टोटल लॉस में थे। मतलब यूं कहें कि उनकी शक्ति क्षीण हो गई थी और उस शक्ति को वापस से बटोरने की तैयारी में थे। तो वापस से बटोरने के क्रम में अंग्रेजों को यह बात पच नहीं रहा था, क्योंकि हमेशा से याद रखेंगे, मैसूर राज्य हमेशा से फ्रांसीसियों के पक्ष में खड़ा था। क्योंकि हमने देखा था कि 1755 से ही हैदर अली ने फ्रांसीसियों की सेना की मदद लेनी शुरू कर दी थी, उनके तौर तरीके सीखने शुरू कर दिए थे। और टीपू सुल्तान वो व्यक्ति था जिसने फ्रांसीसी सेना के आधार पर ही अपनी सेना की ट्रेनिंग शुरू कर दी, उनके अधिकारियों की नियुक्ति करी ताकि वो अपनी सेना की ट्रेनिंग करवा सके। वहां से आधुनिक शस्त्र लेना शुरू कर दिया, आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की उसने। ऑब्वियस पहले से 1755 में हैदर अली ने अपनी आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना कर डाली थी। उसके अलावे टीपू सुल्तान इतना ज्यादा प्रभावित था कि वो जो है वहां के जो राजनीतिक पार्टी है जैकोबिन क्लब, रॉबर्ट स्पीयर की वहां पे शासन चल रही थी। रॉबर्ट स्पीयर की शासन के काल में जैकोबिन क्लब का वो अध्यक्ष था और फ्रांस का शासक भी बन गया था। और उसके शासन काल में, रॉबर्ट स्पीयर के शासन काल को आतंक का काल भी कहा जाता है, वो विश्व इतिहास की पार्ट है। तो उस दौरान जैकोबिन क्लब के मेंबर के तौर पे ये अपनी सदस्यता ग्रहण कर चुका था टीपू सुल्तान। और अपने आप को वो नागरिक टीपू कहता था। क्या कहता था? अपने आप को नागरिक टीपू। अभी मैं टीपू सुल्तान की बातें करूंगा शुरू से फिर। तो अब हम चतुर्थ, अब ये साहब जो है, हमारे टीपू सुल्तान साहब जो है वापस से अपनी शक्ति बटोरने में लगे हुए हैं, क्योंकि ये जो है अंग्रेजों के कट्टर दुश्मन हैं। कट्टर, ये चाहते हैं कि भारत से अंग्रेजों की विदाई हो जाए। तो हम देखेंगे तो ये इससे कान खड़े हो गए किसके? उस समय गवर्नर बन गया था लॉर्ड वेलेस्ली। और ये लॉर्ड वेलेस्ली वो व्यक्ति है जिसने भारत में सब्सिडियरी अलायंस, सहायक संधि को पुनः प्रचलित किया। उन प्रतिपादित तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने प्रचलित किया। तो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है,
ये लड़ी गई 1799 में। दरअसल इसमें कौन कौन था, तो लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली और दूसरी तरफ टीपू सुल्तान। ये तीन बड़े बड़े कमांडरों के नेतृत्व में लड़ी गई थी, लेकिन इसमें सबसे प्रमुख कमांडर का जो नाम याद रखना है वो है इनके भाई आर्थर वेलेस्ली का नाम। आर्थर वेलेस्ली साहब ने बहुत बहादुरी से इस युद्ध को नेतृत्व प्रदान की और अंग्रेजी सेना जो है टीपू सुल्तान के महल में घुस गई और अपने महल की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए। टीपू सुल्तान क्या हो गए, मारे गए, और यहीं पर इनके शासन का अंत हो गया। वापस से वाडियार राजवंश की स्थापना की जाएगी और वाडियार राजवंश 1799 में वाडियार राजवंश की फिर से स्थापना की जाएगी। आज के वक्त में भी यही वंश वहां पे है, वाडियार राजवंश। राजा था एक 2-2.5 साल का लड़का कृष्णा, और इनके साथ क्या कर दिया गया, सहायक संधि अपना लिया गया। अब देखेंगे हम सहायक संधि क्या है। तो मैसूर ने सहायक संधि कब अपनाया, कब एक्सेप्ट कर लिया, 1799 में इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो आइए चलिए क्वेश्चन पे हम चलते हैं वापस से। क्वेश्चन हमारी हो गई है। क्वेश्चन कहता है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की हार हुई। नहीं, प्रथम मैसूर वॉर में, आंग्ल मैसूर वॉर में इनकी जीत हुई थी। क्या हुई थी, इनकी जीत हुई थी, इसीलिए ये जो है स्टेटमेंट गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, हैदर अली ने अंग्रेजों को हराया। तो नहीं, ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है अनिर्णायक साबित हुआ। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान ने युद्ध जीता और उसके क्षेत्र पर कब्जा किया, सरासर गलत है। टीपू की हार हुई और चतुर्थ, टीपू की हार हुई और युद्ध समाप्त हो गया, यही तो सही है। टीपू की हार हुई और टीपू सुल्तान मारा गया और युद्ध यहां से समाप्त मान लिया गया। तो पहला इस स्टेटमेंट में, इस क्वेश्चन में निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू की हार हुई, वह मारा गया और युद्ध समाप्त हो गया। प्रथम क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा लंबा चला क्योंकि इसके पीछे के चीजों को समझना था। अब आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन के भावों को हम समझे, इमोशंस को समझे, क्या कहता है सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए जरा सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि हु एमर्ज्ड विक्टोरियस इन द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1767 से लेकर के 1769 तक चला, इस युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेजों को हरा करके मंगलौर भी जीता था और साथ साथ मद्रास पर भी कब्जा कर लिया था, मद्रास पे भी हमला करके कब्जा कर लिया था। तो यहाँ पर अंग्रेजों की बुरी तरह हार हुई। तो अंग्रेज तो होंगे नहीं, मराठा इसमें कहीं से शामिल है नहीं। कौन है, हैदर अली। हैदर अली ने ही युद्ध जीता था 1767 में, वही मैसूर का शासक था। हैदर अली आंसर होगा। ऑप्शन बी के साथ जाना चाहेंगे हम लोग, बी सही है आपका। तो अगर ये क्वेश्चन आता है बीपीएससी के एग्जाम में, चाहे वो बीपीएससी के अभी 12वीं के पेपर हो या आपके जो है बीपीएससी टीचर का एग्जाम हो, अगर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हैदर अली के साथ आप जाइएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं मैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन पूछेंगे, इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बहुत ट्रेंडी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कहता है अगला कि भाई थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है कि मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स। ओके, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करें और दिए गए कोड का सही उत्तर चुने। तो सूची 1, ओके, सूची 1 कुछ यूं है कि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कब हुई है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद की संधि, मिलान करना है ना। इलाहाबाद की संधि दिया है, मंगलोर की संधि दिया है, सालबाई की संधि दिया है और मद्रास की संधि दिया है। तो पिछले चैप्टर में आपने इलाहाबाद की संधि तो पढ़ लिया है, पिछले चैप्टर में इलाहाबाद की संधि आपने पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी पिछले संधि में, कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी और किसके साथ हुई थी। तो इलाहाबाद की संधि किसके साथ हुई थी, इलाहाबाद की संधि हुई थी, पहले तो तिथि साल समझ ले, 1765 में हुई थी। दोनों ही इलाहाबाद की दोनों ही संधि, एक शाह आलम द्वितीय के साथ और दूसरा शुजाउद्दौला के साथ। तो 1765। तो अब यहाँ पे देखिएगा, एक
ए का क्या होना चाहिए, ए का क्या होना चाहिए 4, ए का क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए, ए का 4 होना चाहिए। अच्छा यहां से भी आप चूज कर सकते हैं, जब ए का 4 आ गया तो हम थोड़ा सा रिजेक्ट कैसे करेंगे ऑप्शन को, तो बी ऑप्शन होगा नहीं, रिजेक्ट कर दीजिए, और डी ऑप्शन होगा नहीं, रिजेक्ट कर दीजिए। अब हम 50-50 में आ गए, ए 4 हो गया और सी 4 हो गया। ए ऑप्शन ए जो है 4 है और ऑप्शन सी का पहला ऑप्शन भी 4 है, तो ये ठीक है, ए 4। अब आते हैं ट्रीटी ऑफ मंगलोर। तो अभी अभी तो हमने पढ़ा ट्रीटी ऑफ मंगलोर कब हुआ था। ट्रीटी ऑफ मंगलोर द्वितीय कर्नाटक युद्ध के पश्चात टीपू सुल्तान और जॉर्ज मैकार्टनी के मध्य हुआ था। मंगलोर की संधि 1784 में। तो चलो जी 1784, बी का 2, तो बी का 2, चलो जी यहाँ पे बी का, यहाँ पे भी बी का 2 है, यहाँ भी बी का 2 है, तो अभी तक हम 50-50 में ही है, क्योंकि ए का 4 और बी का 2 आ गया। अब आते हैं हम सालबाई की संधि। देखिए जी, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, जो हम आंग्ल मराठा युद्ध देखेंगे हम क्या है, तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जब समाप्त हो गया, तो अंग्रेज और मराठों के बीच में जो संधि हुई, और इस संधि ने आने वाले 20 सालों तक शांति कायम की, और यही वो 20 साल है जिस 20 सालों के अंतर्गत जो है अंग्रेजों ने खुद को मजबूत किया है, और मराठों ने खुद के साथ खुद में लड़ाई करके, आपस में जंग करके, आपस में लड़ भिड़ के, भोसले सिंधिया के साथ सिंधिया, होलकर के साथ होलकर जो है, पेशवा के साथ सब आपस में लड़े भिड़े हैं और खुद को ये कमजोर करने में लगे हुए हैं, और इधर ये अपने आप को मजबूत करने में लगे हुए हैं। तो ये सलबाई की संधि ने 20 साल की शांति दे दी अंग्रेजों को, इस 20 साल में उन्होंने खुद को मजबूत किया। तो सलबाई की संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात हुआ। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो 1700, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध चलेगा 1775 से 82, 1775 से 82 तक। तो यहां पर हम देख रहे हैं, देखो जी, इसी क्रम में 1775 से 82 जब ये चल रहा है, तो इसी क्रम में ना 80 से 84 जो है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध स्टार्ट होगा। तो जब तक संधि 82 में जाकर के ये सालबाई की संधि हो नहीं जाएगी, तब तक ये मराठा किसके साथ खड़े हैं, हैदर अली के साथ खड़े हैं। लेकिन जैसे ही सालबाई की संधि हो जाएगी, वैसे ही जो है ये मराठा अपना पक्ष बदल लेंगे और अंग्रेजों के साथ हो जाएंगे। बस यही हैदर अली क्या हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में जहां हैदराबाद का निजाम पहले किनका साथ दे रहा था, हैदर अली का साथ दे रहा था, वहीं अपनी कूटनीति चल करके अंग्रेजों ने हैदराबाद के निजाम को भी अपने पक्ष में कर लिया था, और गुंटूर जिला जो चाहिए था हैदर अली को, वो उनको दे दिया। हैदराबाद के निजाम को चाहिए था, हैदराबाद के निजाम को उन्होंने दे दिया। इससे हैदराबाद के निजाम की गुस्सा, अंदर की जो गुस्सा है वो खत्म हो गई, और हैदर अली का साथ छोड़ के वो अंग्रेजों के साथ होगा, और यहीं पर टीपू सुल्तान कोटोनवा के युद्ध में हारेंगे और बाद में मृत्यु के शिकार होंगे। तो हमने क्या देखा कि 1700, तो अब यहाँ पर प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 चलेगा, और 1782 में जाकर के कौन सी संधि होगी, सालबाई की संधि होगी। कौन सी होगी, सालबाई की संधि। देखो तो 1782, सी का क्या होना चाहिए 1, सी का किसमें 1 है, सी का 1, 3 नंबर। चलो तो अब हमको डी चेक करने की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन हम फिर भी चेक कर लेते हैं। मद्रास की संधि, मद्रास की संधि कब होती है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समाप्ति के बाद, है ना, जिसमें हैदर अली का विजयी होता है। तो 1769, ये तो अभी अभी मैंने बताया, तो यहाँ पे 3, तो ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 4, ऑप्शन सी के साथ चाहिए, सही है। ये मैथ द फॉलोइंग एग्जाम में आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मुझे आशा है कि ये आपको लेक्चर बहुत अच्छी लग रही होगी, तो आप जो है इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। तो चलिए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि with whom did the British sign the Treaty of श्रीरंगपट्टनम। तो अभी चारों आंग्ल मैसूर युद्ध की जब हम चर्चा कर रहे थे, उस क्रम में हमने देखा था कि जब तृतीय कर्नाटक युद्ध जो 1790 से 1792 के मध्य चला, और इस युद्ध का नेतृत्व जो है उस समय के बंगाल के गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस ने किया था, और इस युद्ध में वो विजयी हुआ और टीपू सुल्तान की बुरी तरह हार हुई। और इस हार के पश्चात हमारे बंगाल के गवर्नर जनरल साहब ने कौन सी संधि की, श्रीरंगपट्टनम की संधि की। और श्रीरंगपट्टनम उस समय मैसूर की राजधानी थी। क्या थी, मैसूर की राजधानी थी। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ हुई, हैदर अली तो मर गया, हैदर अली की मृत्यु हो चुकी है 1782 में, तो ये तो होगा नहीं। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई है, 1792 में। कब हुई है, 1792
92 में। नंजराज जो है वो 1759 में ही मारा जा चुका है, तो ये भी नहीं होगा। टीपू सुल्तान साहब उस समय शासक थे, टीपू सुल्तान के साथ जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि की जाएगी। उपरोक्त में से एक से अधिक नहीं होगा और उपरोक्त में से कोई नहीं भी नहीं होगा, क्योंकि हमारा आंसर यहाँ पे दिया हुआ है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के साथ हम चलेंगे और इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कुछ यूं है जो आपके सामने पेश है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? ओके, अगला क्वेश्चन है इन हुज पीरियड द सब्सिडियरी अलायंस वाज इंप्लीमेंटेड। सहायक संधि किसके शासन काल में किसके काल में लागू की गई थी? चलिए जी, अभी चर्चा हुई भी थी कि जब लॉर्ड वेलेस्ली आता है और लॉर्ड वेलेस्ली ने आक्रामक नीति अख्तियार कर ली, क्योंकि यह वह समय है जिस समय नेपोलियन विश्व अभियान में निकला था और इस समय अंग्रेजों की स्थिति बहुत बुरी है। यहाँ तक यूरोप में फ्रांस के अलावा सारे राज्यों की स्थिति बहुत बुरी है। यूरोप में नेपोलियन ने तहलका मचा कर रखा था और लगातार क्षेत्रों को जीतता जा रहा था। तो इस बात की संभावनाएं थी कि हो सकता है कि अब वह प्लान बना रहा हो कि अब यूरोप में ब्रिटेन को हराने के पश्चात ब्रिटेन की कॉलोनीज को, उपनिवेश को जीते। और सबसे बड़ी उपनिवेश अंग्रेजों की कौन सी थी? ब्रिटेन थी। अभी पूर्णतः कॉलोनी तो नहीं बनी थी, कॉलोनी बनने के प्रोसेस में थी, लेकिन यह डर सता रहा था अंग्रेजों को कि ऐसा ना हो कि नेपोलियन जो है भारत पर हमला कर दे, रसिया के रास्ते, रसिया से आते हुए अफगानिस्तान के थ्रू भारत पर हमला कर दे। और इसमें भारत के कई सारे शासक उसका साथ भी दे सकते हैं और उसमें सबसे बड़े हम यहाँ मैसूर के शासक थे। तो इस दौरान ये जो कालक्रम था, उस दौरान जो है लॉर्ड वेलेस्ली को यहाँ पर बना के भेजा जाता है गवर्नर जनरल, और इस आशा के साथ भेजा जाता है कि यह कुछ कमाल करेंगे, क्योंकि जस्ट इसके पहले जिनका कार्यकाल बीता था जॉन शूर साहब अपने पूरे कार्यकाल के दौरान शोर नहीं मचा सके। ये पूरी तरह निष्क्रिय थे, शांत रहे। और यही कारण है कि देखेंगे कि 1793 से लेकर के 1798 के बीच में जॉन शोर साहब के शासन का गवर्नरशिप के दौरान कोई एक्टिविटी नहीं होता, एकदम पूर्णतः शांति बनी रहती है। और जैसे ही लॉर्ड वेलेस्ली साहब आते हैं, इन्होंने आक्रामक रूप अख्तियार किया। इन्होंने बोला कि जब तक के भारतीय शासक अपने इनके इशारों पर नाचेंगे नहीं, तब तक जो है कुछ होने को नहीं है। ये हमें डर सताता रहेगा कि कौन शासक कब पाला बदल ले, कब हमारे खिलाफ हो जाए। और उसमें सबसे बड़ा तो मैसूर था, और मैसूर को अपने कंट्रोल में लाना बहुत जरूरी था। तो सहायक संधि पहले से थी। सहायक संधि इनफैक्ट जो है देखा जाए तो एक इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष तरीके से इंप्लीमेंट हो चुका था। अवध के साथ ही, इस नाम के साथ नहीं इंप्लीमेंट हुआ था, लेकिन उसकी जो अंग्रेजों की जो नीतियां थी, उससे यह दिखना शुरू हो गया था कि कहीं ना कहीं अवध सहायक संधि स्वीकार कर चुका है और सहायक संधि के अंतर्गत है। लेकिन इसको प्रचलित किसने किया? इसको प्रचलित किया था लॉर्ड वेलेस्ली साहब ने। ऑप्शन ए है। लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं होगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासन गवर्नरशिप कब से कब तक रहा? 1786 से 93। लॉर्ड वेलेस्ली, देखो तो हमने आंसर दिया लॉर्ड वेलेस्ली साहब, तो लॉर्ड वेलेस्ली के साथ जाएंगे। बी ऑप्शन, बी हमारा सही है। सहायक संधि है क्या? सहायक संधि क्या है? तो सहायक संधि हम देख लें, सहायक संधि है क्या? सहायक संधि कुछ यूं, चलिए देखते हैं हम सहायक संधि क्या है। सब्सिडियरी अलायंस, सब्सिडियरी, ये क्या था? ये इसकी कुछ प्रमुख बातों पर जब हम गौर फरमाएंगे तो हमें पता चलेगा कि इसके पीछे कितनी बड़ी साजिश थी। अंग्रेजों को अपने सेना का विस्तार करना था, और सेना के विस्तार के लिए खर्च पड़ती, तो इन्होंने भारतीय शासकों से खर्च निकलवाने का सोचा। सेना का विस्तार भी हो जाता, दुश्मन कंट्रोल भी होता, और वो शासक इनके नियंत्रण में भी रहता। था क्या कि जब जो राज्य सहायक संधि स्वीकार करेगा, जो राज्य सहायक संधि एक्सेप्ट करेगा, उन्हें कुछ प्रमुख शर्तों को मानना है। पहला, स्वीकार करने वाले राज्य को अपनी सेना भंग करनी होगी। राज्य को अपनी सेना भंग करनी होगी। अब अपनी सेना नहीं रख सकते, अपनी सेना। किसी भी राज्य का ऋण यदि वित्त होता है तो उसका जो है फाइनेंस से ही वो राज्य टिका रहता है, लेकिन उस राज्य की सुरक्षा, प्रोटेक्शन किसके ऊपर होती है?
वहां की सेना की पैसा ही हो, आपके पास सुरक्षा नहीं हो तो आपके पैसे लूट लिए जाएंगे। तो सुरक्षा भारतीय शासक अपनी सेना की मदद से करते थे। अब यहाँ पर यह एक टर्म्स लग गया, टर्म्स एंड कंडीशन, कि आपको अपनी सेना हटा देनी, आपको अपनी सेना। तो भाई जो शासक अपनी सेना हटा देगा तो अपंग हो जाएगा, उसको तो पूरी तरह निर्भर रहना पड़ेगा अंग्रेजों की तरफ, अंग्रेजों के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाना पड़ेगा, है ना। यही चाल थी कि भारतीय शासकों को खुद के ऊपर डिपेंडेंट बना दो, तो नाचेंगे उंगली पे। तो सेना भंग करनी, तो भंग करनी होगी। उस राज्य में अंग्रेजी सेना की टुकड़ी रहेगी, है ना। उस राज्य में क्या रहेगी? अंग्रेजी सेना, अंग्रेज अपनी सेना रखेंगे। अच्छा ठीक है, तो अंग्रेज अपनी सेना रखेंगे, लेकिन इस सेना का खर्च कहां से निकलेगा? इस सेना का खर्च खर्च राज्य वहन करेगा। अब राज्य वहन करेगा तो या तो वो कैश दे, नगदी दे दे, इस खर्च को कैसे निकालेगा? या तो नगद दे दे, या अपने राज्य का कुछ हिस्सा देकर, ताकि वहां से होने वाले राजस्व से, आय होने वाली आय से राज्य का कुछ हिस्सा, ताकि वहां से होने वाले आय से वो सेना का खर्च निकाल सके। इसीलिए देखा, ये क्या देखने को मिला कि ये अपनी सेना का विस्तार भी कर दिया, इनको खर्च भी नहीं करना पड़ा। ये लॉर्ड वेलेस्ली की सब बहुत बड़ी चाल। उसके बाद तीसरा इनको करना था कि इनसे बिना परमिशन के, अंग्रेजों के बिना आज्ञा के, अंग्रेजों के बिना आज्ञा के राज्य किसी अन्य यूरोपियन यूरोपियन को की नियुक्ति नहीं करेगा। किसी भी, पूछना पड़ेगा कि क्या हम किसी फ्रांसीसी नियुक्ति नहीं करेगा, क्या किसी फ्रांसीसी की नियुक्ति करे, क्या किसी डच अधिकारी की नियुक्ति करे, ये पूछना पड़ेगा। बिना परमिशन के अंग्रेज अधिकारी के, अंग्रेजों के कोई भी राज्य जो सब्सिडियरी अलायंस एक्सेप्ट करेगा, उन्हें किसी अन्य यूरोपियन देश के लोगों की को नियुक्ति करने का अधिकार नहीं होगा। सारा का सारा काहे को राजा, सारी संप्रभुता छीन गई, सारी संप्रभुता छीन, सोवरेनिटी छीन गई। चौथा क्या मानना था इनको? राज्य के दरबार में, राज्य में एक रेजिडेंट की नियुक्ति होगी, रेजिडेंट की नियुक्ति होगी, नियुक्ति होगी। ये रेजिडेंट क्या करेगा? राज्य के शासन में देखभाल करेगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा, राज्य के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन राज्य के शासन में राजा की हेल्प करेगा। ये कुछ नहीं, एक तरह से राज्य पर नियंत्रण करने की कोशिश थी, राज्य को अपने इशारों पर नचाने की कोशिश थी। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़े जरा सा। क्या कहता है? कहता यह है कि भाई अब इसको जो माना, वो सबसे पहले कौन सा राज्य माना, कौन सा राज्य था जिसने इसको एक्सेप्ट किया? ये मानने वाली बात है, कौन सा राज्य इसको एक्सेप्ट किया? तो सबसे पहले जो है, जो राज्य एक्सेप्ट करेगा वो राज्य है हैदराबाद। हैदराबाद सबसे पहले इसको एक्सेप्ट करेगा। कब? 1798 में, सब्सिडी अलायंस। दूसरा राज्य जो एक्सेप्ट करेगा, वो एक्सेप्ट करेगा मैसूर। याद करिए, चतुर्थ मैसूर युद्ध के बाद 1799 में। तीसरा तंजौर, तंजौर एक्सेप्ट करेगा 1799 में। उसके बाद प्रत्यक्ष रूप से अवध में, तो अप्रत्यक्ष तरीके से सहायक संधि तो लागू हो ही चुकी थी, प्रत्यक्ष तरीके से अवध में लागू हो जाएगा 1801 में। और यह द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का जो बैकग्राउंड हम समझेंगे, लेकिन यह समझ लीजिए कि चतुर्थ जो पांचवा जो राज्य है वो मराठा है। मराठा में भी पेशवा है, पेशवा एक्सेप्ट करेगा इसको, बाजीराव द्वितीय 1802 में बसीन की संधि के बाद। और उसके बाद भोसले हैं, भोसले साहब जो है वो एक्सेप्ट करेंगे 1803। और उसके बाद सिंधिया है, सिंधिया एक्सेप्ट करेंगे 1804। तो ये नोट डाउन कर लीजिए। सहायक संधि स्वीकार करने वाले विभिन्न राज्य
कौन कौन? तो हैदराबाद 1798, मैसूर 1799, तंजौर 1799, अवध 1801, मराठा में पेशवा 1802, भोसले वो भी मराठा है 1803, और जो है सिंधिया 1804। सिंधिया ग्वालियर से शासन करते थे, भोसले जो है नागपुर से शासन करते थे। और जो है अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन ये हमारा हो चुका, 5वां नंबर क्वेश्चन हो गया, और 5वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि हु वर द फर्स्ट इंडियन रूलर टू एक्सेप्ट सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम? अभी अभी तो हुआ ना, अभी अभी हमने देखा। तो बताओ कमेंट सेक्शन में आंसर दो तुम लोग कि कौन सा होगा, क्या होगा? क्या मैसूर के शासक ने सबसे पहले एक्सेप्ट किया था, या हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले एक्सेप्ट किया था, या अवध के नवाब ने? उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं? किसने सबसे पहले एक्सेप्ट किया था? तो सबसे पहले इसने कब एक्सेप्ट किया? 1799। किसने कब एक्सेप्ट किया? 1798 में। और नवाब ने कब, अवध के नवाब ने कब एक्सेप्ट किया? 1801 में। तो कौन होगा? हैदराबाद का निजाम होगा। हैदराबाद का निजाम जो है वो प्रथम शासक था जिसने सहायक संधि स्वीकार किया। अगर ये प्रश्न कुछ यूं रहता कि सहायक संधि स्वीकार करने वाले निम्नलिखित में से कौन थे, तो तीनों ही थे, तब उपरोक्त में से एक से अधिक होता। अगर प्रश्न ये होता कि सहायक निम्नलिखित में से सहायक संधि स्वीकार करने वाले कौन शासक थे, तो तीनों ही शासक थे। तो फिर उस कंडीशन में हम डी ऑप्शन के साथ जाते हैं, क्या होता? उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि तीनों ही होते। लेकिन यहाँ भी पूछा कि प्रथम शासक कौन है, तो हम प्रथम शासक जो सबसे पहले खो जाता वो था 1798 में हैदराबाद का निजाम। तो चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। बिटवीन whom was the treaty of Bassein signed? चलिए जी, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के पीछे कौन था? दोनों बाप बेटे थे। ये दोनों वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मराठाओं को बर्बाद कर दिया, तहस नहस कर दिया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध भी, मराठा युद्ध, रघुनाथ राव जो शासन का दावेदार, ठीक है, शासन का दावेदार था। दरअसल बालाजी बाजीराव की मृत्यु के पश्चात, देखो जी थोड़ा सा पीछे चलता हूं, 1761 में पानीपत की तृतीय युद्ध के हार के पश्चात, 1761 में पानीपत की तृतीय युद्ध के हार के पश्चात पानीपत की तृतीय युद्ध हुई, और पानीपत के तृतीय युद्ध में इतनी बुरी तरह मराठाओं की हार हुई कि कहा जाता है कि प्रत्येक मराठा के घर से एक व्यक्ति की मृत्यु, किसी न किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई। और खुद पेशवा जो है बालाजी बाजीराव, उनके अपने भाई, चचेरे भाई की मृत्यु हो गई, जिनको बहुत मानते, उन्हीं की सलाह पर काम ही करते। तो पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुई, और 1761 में हार को पचा नहीं पाए बालाजी बाजीराव, और बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाती है। बालाजी बाजीराव की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो इनकी मृत्यु के बाद बनते हैं माधव राव, ठीक है, 1761 से 1761 तक ये बनते हैं। कौन? लेकिन माधव राव का पेशवा बनना इतना आसान नहीं था। इनके सामने एक दावेदार आगे खड़ा हो गया, इनके चाचा रघुनाथ। इन्होंने बोला कि मैं गद्दी पे बैठूंगा, मैं गद्दी पे बैठूंगा, मैं पेशवा बनने का हकदार हूं। खैर, माधवराव बहुत ही सक्षम, बहुत ही शानदार व्यक्तित्व का पेशवा थे। बहुत निडर, बहुत निर्भीक, और बहुत जो है दूरदर्शी थे। इनके रहने के दौरान ही इन्होंने मैसूर के शासक हैदर अली को भी पराजित किया था। उनको चौथ देने के लिए मजबूर कर दिया, जो चौथ मराठाओं का द्वारा वसूला जाने वाला एक राजस्व था, और चौथ देने के लिए राजी कर लिया। तो माधव राव पानीपत की लड़ाई की क्षति से उबरने की कोशिश कर रहे थे, मराठाओं को फिर से उबारने की कोशिश कर रहे थे, और ये सफल भी हो जाते। लेकिन 1772 में अनएक्सपेक्टेडली, अब सोचा भी नहीं गया होगा कि इनकी मृत्यु हो जाएगी, और ये मृत्यु के शिकार हो गए।
कहा जाता है कि जितनी क्षति पानीपत के युद्ध से नहीं हुई, उससे कई गुना ज्यादा क्षति माधवराव के मृत्यु से। तो अब यहां से इनके भाई, यहाँ माधवराव के भाई साहब, माधवराव के भाई नारायण राव गद्दी पे बैठेंगे। नारायण राव 1772। लेकिन रघुनाथ राव इनकी हत्या करवा देंगे गद्दी के लिए। रघुनाथ राव इनकी हत्या करवा देंगे। तब नारायण राव के अल्पवयस्क पुत्र, बहुत छोटे से पुत्र माधव राव नारायण राव, माधव राव नारायण, ये गद्दी पे बैठते हैं। बहुत छोटे से, इतनी समझ नहीं है अभी, बहुत अल्पवयस्क है, बहुत छोटा बालक है। तो शासन संभालने के लिए 12 व्यक्तियों का एक काउंसिल बनाया जाएगा। 12 व्यक्तियों का, क्योंकि ये तो शासन चला नहीं सकते हैं, तो 12 व्यक्तियों का एक समिति बनाया गया नाना फडणवीस के नेतृत्व में। नाना फडणवीस के नेतृत्व। अब रघुनाथ राव से ये पच नहीं रहा कि हम क्यों नहीं बन सकते, हम क्यों नहीं गद्दी पे बैठ सकते हैं। अब इन्होंने मदद लेने की सोची, और मदद लेने के लिए ये चले गए अंग्रेजों के पास। कहां चले गए? अंग्रेजों के पास चले गए। और इन्होंने 1775 में कर डाली सूरत की संधि, और यही सूरत की संधि ने प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत कर दी। यही सूरत की संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत कर दी। तो यहाँ पे रघुनाथ राव दिखते हैं कहीं ना कहीं वो सबसे बड़े कारक, सबसे बड़े कारण, जिन्होंने मराठाओं में फूट डाला, आपस में संगठित नहीं रहे, अंग्रेजों के पास चले गए और अंग्रेजों को मौका हाथ लगा यहाँ के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का, और आंग्ल मराठा युद्ध होगा। बाद में दोनों ही पक्ष का पलड़ा भारी रहेगा, कहीं अंग्रेज जीतेंगे, कहीं हारेंगे, कहीं मराठा जीतेंगे, कहीं हारेंगे, और चल के 1782 में 7 वर्ष का युद्ध होगा। और 7 वर्ष के बाद चल के सालबाई की संधि हो जाएगी 1782 में, जो हमने देखा है। उसी तरह से द्वितीय द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में रघुनाथ राव का पुत्र बाजीराव द्वितीय पेशवा है। चलो, वो नहीं बना, रघुनाथ राव नहीं बना, लेकिन उसका बेटा पेशवा बन गया। तो रघुनाथ राव का पुत्र बाजीराव द्वितीय ये पेशवा है। लेकिन मराठाओं की शक्ति बटी हुई है। शक्ति 3 लोगों के बीच में बटी हुई है। बाजीराव, दौलतराव सिंधिया और यशवंतराव होलकर। ठीक। अब बाजीराव और दौलतराव सिंधिया एक पक्ष में होकर के इनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं बार बार। और इसी क्रम में यशवंतराव होलकर के एक भाई की हत्या हो जाती है। किसके हाथों? बाजीराव द्वितीय इनकी भाई विट्ठल जी की हत्या कर देते हैं 1801 में बाजीराव द्वितीय यशवंतराव होलकर के भाई विट्ठल जी की हत्या कर देते हैं, जिससे यशवंतराव होलकर नाराज होकर, गुस्सा होकर पेशवा पर हमला कर देता है, आक्रमण कर देता है पुणे पर। उस समय पेशवा कहां बैठते थे? पुणे बैठते, और पुणे पर अधिकार कर लिया। यहीं पर बाजीराव द्वितीय जो है कमजोर पड़ेंगे, और बाजीराव द्वितीय भागकर अंग्रेजों के पास शरण लेंगे, कहेंगे बचाओ, त्राहिमाम त्राहिमाम, अंग्रेजों के पास शरण लेंगे। अंग्रेजों को फिर मौका हाथ लगा। 20 साल में इन्होंने अपने आप को बहुत मजबूत कर लिया है, और इस समय सबसे आक्रामक, सबसे ज्यादा काबिल व्यक्ति है गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली। तो 1802 में कहेंगे भाई संधि करो, हमारी सहायक संधि स्वीकार करो। तो बसीन की संधि होगी। क्या होगी? बसीन की संधि होगी। और हमने देख लिया 1802 में, और यही वो संधि है जिसके बाद बाजीराव द्वितीय ने सहायक संधि स्वीकार कर ली। तो हमने क्या देखा कि किसके किसके बीच बसीन की संधि होगी? अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के मध्य होगी। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ आते हैं।
क्वेश्चन कहता है 1802 में बसीन की संधि किसके बीच हुई थी? तो प्रश्न यहाँ पे है ब्रिटिश और बाजीराव। बाजीराव, सिर्फ बाजीराव कह रहा है, सिर्फ बाजीराव कह रहा है तो नहीं होगा, क्योंकि इस समय तो बाजीराव का जो बाजीराव कह रहा है, बाजीराव प्रथम 1720 से 40 तक का इनका पेशवाई रहा। अगला है ब्रिटिश और बालाजी बाजीराव। नहीं, ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बसीन की संधि तो 1802 में होती है और इनका जो है पेशवाई 1740 से 61 तक रहता है। ये सही है, अंग्रेज और बाजीराव। बाजीराव द्वितीय 1795 से लेकर के 1818 तक पेशवा रहे। 1795 से 1818 तक रहेंगे। 1802 के बाद तो ये सहायक संधि के अंतर्गत रहेंगे। ठीक है, तो कौन सा आंसर के साथ जाना हम चाहेंगे? बाजीराव एंड बाजीराव सेकेंड, ब्रिटिशर्स एंड बाजीराव सेकेंड, अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय जो है हमारा सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? अगला क्वेश्चन कुछ यूं है। अगला क्वेश्चन है द कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध बाय द ब्रिटिश वाज कंप्लीटेड ड्यूरिंग। अच्छा, ये क्वेश्चन हम ब्रिटिश गवर्नर जनरल और वायसराय के अंतर्गत पढ़ेंगे दोबारा से, लेकिन सीधे यहाँ पे आंसर हम देख लेते हैं क्या होगा। ये बीपीएससी का प्रश्न था इसलिए मैंने इसको डाल दिया था। बीपीएससी के प्रश्न को हमने इसमें डाल दिया था, ये एग्जाम में पूछ चुका है बीपीएससी के। तो सीधे सीधे लॉर्ड एलनबरो के समय में ये जो है संधि हुई थी 1843। 1843 में जाकर सिंध का विलय हो गया कहाँ? अंग्रेजों के क्षेत्र में। लेकिन इसमें सबसे बड़ा बात है कि सिंध का विलय हो गया, लेकिन बीच में पंजाब का एक बड़ा क्षेत्र का विलय नहीं हुआ था। पंजाब अभी भी अंग्रेजों के हाथ से बाहर था। लेकिन हाँ, उसके तुरंत बाद होगा, हम आंग्ल सिख युद्ध में हम देखेंगे। तो लॉर्ड एलनबरो जो है वो इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर इज रिलेटेड। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर इज रिलेटेड टू। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये भी गवर्नर जनरल के अंदर का क्वेश्चन है, लेकिन चूंकि आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है तो जॉन शोर तो बहुत निष्क्रिय व्यक्ति थे। इनका जो है गवर्नरशिप 1793 से जो है 1798 तक रहा। यदि ये याद है तो आप पकड़ लेंगे। आंग्ल मराठा, तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध तो होगा 1819 में। ठीक है, 1819 में। ठीक है, तो यहाँ पे लॉर्ड ये भी नहीं होगा। उसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली साहब कब होंगे? 1798 से 1803 तक। और फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स साहब आते हैं, ये 1813 में। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स साहब, सी ऑप्शन के साथ जाइए, सी हमारा सही होगा। लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है वो उस समय क्या थे? भारत के बंगाल के गवर्नर जनरल थे। इन्हीं के समय में संगोली की संधि होगी, सुगौली की संधि होगी, जिसके तहत नेपाल, प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध इन्हीं के समय में होगा। ठीक है, ये पूरा चैप्टर देखेंगे हम लोग, वायसरायज के कार्यकाल को हम लोग देखेंगे। ये हम लोगों ने इसलिए डाल दिया, मैंने इसलिए डाल दिया क्योंकि ये आंग्ल मराठा युद्ध था, और आंग्ल मराठा युद्ध ये उसी में पढ़ना है जब अंग्रेज अपनी विस्तार कर रहे थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन नंबर 9 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एसोसिएटेड विद द एंग्लो मैसूर वॉर। तो अभी तो उसकी चर्चा हुई है। कौन सा वो अंग्रेज अधिकारी था, कौन सा वो अंग्रेज गवर्नर था, कौन सा बंगाल का गवर्नर था जिसने तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में भाग लिया था? तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ कब था? इसमें तो सिर्फ एंग्लो मैसूर वॉर दिया है, तो इतना आप जान जाइए कि ये थर्ड वाला था, थर्ड आंग्ल मैसूर, तीसरा था। तो ये कब हुआ था? 1790 से 1792। और उस दौरान कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। 1793 में जाएगा, तो हम किसके साथ जाएंगे? लॉर्ड कॉर्नवालिस के साथ। वारेन हेस्टिंग्स तो 1772 में आएगा, 84 में चला जाएगा। और जॉन शोर साहब 1793 में से लेके 98 तक रहेंगे। ये 1786 से लेकर के 93 तक रहेंगे। और इन्हीं के समय में थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होगा, और ये युद्ध कॉर्नवालिस जीतेगा, श्रीरंगपट्टनम की संधि होगी। ठीक है, चलिए इसी के बाद हमने कौन सा ऑप्शन लगाया? हमने ऑप्शन लगाया था
डी नंबर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि which of the following is correctly matched? which of the following is correctly matched? देखो जी, सूरत की संधि, अभी अभी चर्चा मैंने करी सूरत की संधि के बारे में कि रघुनाथ राव अपने मराठा के पेशवाई के हक के लिए जाकर के अंग्रेजों से मिलते हैं और वहां पर वो सूरत की संधि करेंगे। कब करेंगे? 1775 में। तो ये क्या सुमेलित है? हाँ, सुमेलित है। सूरत की संधि 1775 में होगी। उसके बाद हम बड़गांव की संधि देखेंगे, और ये किसके किसके बीच? तो हो गया ना, मराठा और अंग्रेजों के बीच। और मराठा भी नहीं कहेंगे, सारे मराठा तो थे नहीं, रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच। पूछ दे कि सूरत की संधि किसके किसके बीच हुई है, तो आपको पता होना चाहिए कि रघुनाथ राव अंग्रेजों के बीच में। बड़गांव की संधि 1779 में, ये भी सही है। 1779 में किसके किसके मध्य हुआ? तो ये बंबई सरकार इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि बंगाल के गवर्नर को यह जो है वारेन हेस्टिंग्स को यह पसंद नहीं आया था। यह संधि बहुत अपमानजनक लगी थी, लेकिन बंबई सरकार उतारू थी कि नहीं, हम अपने मर्जी का ही यह संधि करेंगे। ठीक है ना? तो बंबई सरकार, बंबई की अंग्रेजी सरकार और यह पूना के बीच में हुआ था। पूना मतलब पेशवा के बीच में, है ना? नाना फडणवीस इसमें बहुत बड़ा रोल अदा किए। और सालबाई की संधि, और सालबाई की संधि तो सीधे सीधे मराठा और अंग्रेजों के मध्य हुआ है। ठीक है, मराठा और अंग्रेजों के मध्य। ठीक है, तो ये 1782, तो ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। तो हम किसके साथ जाएंगे? उपरोक्त में से कौन सा सही सुमेलित है? तो उपरोक्त में से एक से अधिक सुमेलित है, डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। मोर देन वन ऑफ दी एबव, एक से ज्यादा जो है सुमेलित है, उसके साथ जाना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन कुछ यूं है, क्या कहता है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि भाई, who among the following founded a modern armory in Dindigul in Mysore in 1755? निम्नलिखित में से किसने 1755 में मैसूर की डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? और ये कमेंट सेक्शन में आंसर आना चाहिए। अगर ये नहीं दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि आप लेक्चर को बहुत ध्यान से नहीं सुन रहे हैं। शुरुआती क्षणों में ही मैंने इस लेक्चर के बताया था कि कौन वो व्यक्ति था जिसने इसकी स्थापना करी थी। और वो कौन व्यक्ति था? वह व्यक्ति था कौन? नंजराज नहीं था। नंजराज ने तो उस व्यक्ति को डिंडीगुल का प्रशासक नियुक्त किया था। देवराज भी नहीं था, देवराज तो सेनापति था उस वक्त। हैदर अली उस समय डिंडीगुल का प्रशासक था। और इसी ने फ्रांसीसियों की मदद से क्या किया था? डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। तो हैदर अली is the right answer. Hyder Ali was the person who established a modern armory in the Dindigul in 1755 with the help of French company. Okay, चले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन, the next question is here we are going to see the next question. And what is the next question? Okay, the next question is the British general who defeated Hyder Ali at Porto Nova. First option is Captain Popham. Second option is Sir Eyrecourt. Third option is Sir Hector Munro और more than one of the above. वह ब्रिटिश जनरल जिसने पोर्टोनोवा में हैदर अली को हराया था। चलो जी, अभी आंसर कर दो ना भाई, कौन सा होगा? कौन होगा? सर आयरकूट। सर आयरकूट वो व्यक्ति थे जिन्होंने हैदर अली को 1782 में पोर्टोनोवा में पराजित किया था। तो भाई इसके पीछे एक बार, अब इस युद्ध में हैदर अली पराजित होने का पहले उन्होंने हेक्टर मुनरो को हरा दिया था। एक हेक्टर मुनरो जब युद्ध का ऐलान हुआ, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का ऐलान हुआ और दो मोर्चे पर वारेन हेस्टिंग्स ने सेना भेजी। पहला मोर्चा जो है उसका नेतृत्व कर रहे थे हेक्टर मुनरो और दूसरे मोर्चे का नेतृत्व कर रहे थे जनरल बेली, है ना? तो पहले मोर्चे का नेतृत्व कर रहे थे हेक्टर मुनरो और दूसरे मोर्चे का नेतृत्व कर रहे थे बेली साहब। तो बेली साहब की लड़ाई हुई किससे? हैदर अली से। हैदर अली से लड़ाई हुई और हैदर उस लड़ाई में बेली साहब पराजित होते हैं, डिफीटेड होते हैं और इसकी खबर सुनकर के हेक्टर मुनरो भाग खड़ा होता है।
ये वो हेक्टर मुनरो है जिसने बक्सर के युद्ध में उतनी बड़ी सेना को पराजित किया था। हैदर अली के डर से ये क्या होता है, भाग खड़ा होता है। तब वारेन हेस्टिंग्स ने सर आयरकुट के नेतृत्व में एक नई सेना खड़ी की और भेजी, और वहीं पोर्टो नोवा का युद्ध होगा और उस युद्ध में हैदर अली पराजित होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हेक्टर सर आयरकुट होगा, सर आयरकुट आंसर होगा इसका। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, अरे इसको इरेज कर दो। 14 नंबर क्वेश्चन है कि Who among the following Indian rulers established embassies in foreign country in modern times? निम्नलिखित भारतीय शासकों में किसने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में दूतावास स्थापित किए? देखो जी, जब टीपू सुल्तान जब शासक बनता है 1750 में उसका जन्म होता है। अब ये भी याद रख लो, टीपू सुल्तान 1750 में इसकी जन्म होती है। टीपू सुल्तान 1750 शासक बनने के बाद इतने बादशाह की उपाधि धारण की। थॉमस मुनरो ने इसे अशांत आत्मा का उपाधि दिया है, अशांत आत्मा की उपाधि दी है। इसके अतिरिक्त इसने यह जैकोबिन क्लब का सदस्य भी रहा है। प्रश्न पूछते कि कौन था जैकोबिन क्लब का सदस्य? जैकोबिन क्लब का सदस्य रहा है। जैकोबिन क्लब क्या था? फ्रांस की जो शासक थे उनके ऑर्गेनाइजेशन का नाम था जैकोबिन क्लब। तो जैकोबिन क्लब का सदस्य था, और यही कारण है कि ये अपने आप को क्या कहता था? नागरिक टीपू कहता था। क्या कहता था? नागरिक टीपू कहता था। और इसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता की वृक्ष लगाए थे। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता की वृक्ष लगाई थी, स्वतंत्रता की वृक्ष, ट्री ऑफ फ्रीडम वृक्ष लगाई थी। ठीक है, यह वह व्यक्ति है जब मराठाओं के आक्रमण से श्रृंगेरी मठ टूट जाता है, उसका एक हिस्सा टूट जाता है, तो उसने श्रृंगेरी मठ की मरम्मत कराई। श्रृंगेरी मठ की मरम्मत कराई। तो कहा जाता है टीपू सुल्तान जो है वो कई सारे मंदिरों को तोड़ डाला। तो वहीं देखने में अगर वह सही सत्य है तो ये भी तो सत्य है कि इसने मठ की मरम्मत भी कराई है। तो उस समय के शासक अपनी हितों से बंधे हुए थे, हितों की पूर्ति में लगे हुए थे। उन्हें उस समय धर्म, और क्योंकि हम देखते हैं कि ये मराठा क्या है, हिंदू है, और हिंदू होने के बावजूद भी उन्होंने श्रृंगेरी मठ को विध्वंस किया। तो कई ऐसे, औरंगजेब ने तो जानबूझ के कई सारे मंदिरों को तोड़वाया है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है एक रत्ती भी। लेकिन कई बार ऐसा होता था कि शासक किसी भी धर्म का हो, वो अपने ही धर्म के चीजों को लड़ाई के दौरान तोड़ देता था, क्योंकि वो दुश्मनों को हराना चाहता है, दुश्मनों को क्षति पहुंचाना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा, तो इन व्यक्ति ने इन्होंने क्या किया, इस व्यक्ति ने क्या किया, इस व्यक्ति ने बहुत सारे राष्ट्रों में अपने दूतों को भेजा, अपनी दूतावास स्थापित की। क्या की? अपने टीपू सुल्तान क्या था? टीपू सुल्तान ने बहुत सारे राष्ट्रों में, बहुत सारी कंट्रीज में अपनी एम्बेसीज एस्टैब्लिश की। अपनी जैसे अरब कंट्री में हो गया, जैसे फ्रांस में हो गया, जैसे यूनान में हो गया, बहुत सारे कंट्रियों में इसने अपनी दूत को भेजा और वहां पर दूतावास एस्टैब्लिश की। एक तरह से यह अपनी घेराबंदी कर रहा था अंग्रेजों के खिलाफ अपने समर्थन में। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा? आंसर होगा हैदर अली। मीर कासिम नहीं होगा, टीपू सुल्तान, सॉरी 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 सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, हैदर अली नहीं। हैदर अली तो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, टीपू सुल्तान। ऑप्शन सी के साथ हम चलेंगे। ऑप्शन सी के साथ टीपू सुल्तान वह व्यक्ति था जिसने ये सारे कार्य किए हैं। तो इन कार्यों को आप नोट डाउन कर लेंगे कि बादशाह बना और कब गद्दी पे बैठा? 1782 में। ये भी आपको पता होना चाहिए। बादशाह की इसने उपाधि धारण की है, और इसे थॉमस मुनरो ने अशांत आत्मा कहा है। जैकोबिन क्लब का सदस्य था, अपने आप को नागरिक टीपू कहता था। इसने श्रीरंगपट्टनम जो उसकी राजधानी थी वहां पे क्या लगाया था? स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। और इसने कई सारे देशों में अपनी क्या भेजी थी? दूतों को भेजा था और दूतावास स्थापित किया था। और इसने अपने आर्मी को आधुनिक स्तर पे ट्रेन करना शुरू कर दिया था, और फ्रांसीसियों का इसने मदद लिया था। चलिए, और आज के लेक्चर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है आज के लेक्चर का? तो कुछ यूं है, चलिए क्वेश्चन है कुछ ये आपके सामने। क्या है? इंतजार की घड़ियां खत्म होती
और आपके सामने निकल के आता है 15th नंबर क्वेश्चन। उसके कुछ भाव कुछ यूं है क्वेश्चन। क्या कहता क्वेश्चन? हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ थ्री टू रूल पंजाब आफ्टर द मर्जर ऑफ पंजाब? पंजाब के विलय के पश्चात 1849 में पंजाब की विलय के पश्चात एक 3 सदस्यीय परिषद बनाई जाती है जो पंजाब का शासन संभालती है। उसमें कौन नहीं है? तो उसमें एच.एम. इलियट भी नहीं है और उसमें रॉबर्ट मॉन्टगोमरी भी नहीं है। तो हम किसके साथ जाएंगे? डी के साथ जाएंगे। उपरोक्त में से एक से अधिक सर हेनरी लॉरेंस थे और इनके एक भाई थे जॉन लॉरेंस, ये भी थे, है ना। तो हमने को क्या देखा? हमने आज 15 क्वेश्चन देखे एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, और इसके साथ अभी इसका पार्ट 2 आना बाकी है, उसके लिए इंतजार करेंगे। लेकिन इस वीडियोस को आप इंजॉय कीजिए, देखिए। पीडीएफ मैं डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करवाइए अपने दोस्तों से, और लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि ये लाइक हमें बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करता है आगे बढ़ने के लिए, आपके लिए बहुत बेहतर करने के लिए। और हमारी कोशिश यही है कि हम बेहतर से बेहतर परिणाम आपको ला करके दें, ताकि आपका परिणाम हमें दिखे, आपका रिजल्ट हमें चाहिए, और आपके रिजल्ट के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। तो मिलते हैं, इसी के साथ विदा लेता हूं मैं। अगले लेक्चर तक, अगले लेक्चर के साथ मैं फिर से हाजिर होऊंगा, और तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ओके, एंजॉय कीजिए वीडियो।